ब्योमकेश से मेरी पहली मुलाकात सन 1925 की बसंत ऋतु में हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला था। मुझे नौकरी वगैरह की कोई चिंता नहीं थी। अपना खर्च आसानी से चलाने के लिए मेरे पिता ने बैंक में एक बड़ी रकम जमा करा दी थी, जिसका ब्याज मेरे कलकत्ता में रहने के लिए पर्याप्त था। इसमें बोर्डिंग हाउस में रहना, खाना पीना आसानी से हो जाता था। इसलिए मैंने शादी वगैरह के बंधन में न बंधकर साहित्य और कला के क्षेत्र में अपने को समर्पित करने का निर्णय लिया। युवा अवस्था की ललक थी कि मैं साहित्य और कला के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो बंगाल के साहित्य में काया पलट कर सके। युवा अवस्था के इस दौर में बंगाल के युवाओं में ऐसी अभिलाषा का होना कोई आश्चर्य नहीं माना जाता, पर अक्सर होता यह है कि इस दीवा स्वप्न को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगता। जो भी हो, मैं ब्योमकेश से अपनी पहली भेंट की कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। कलकत्ता को भरपूर जानने वाले भी यह नहीं जानते होंगे कि कलकत्ता के केंद्र में एक ऐसा भी इलाका है जिसके एक ओर अबंगालियों की अभावग्रस्त बस्ती है, दूसरी ओर एक और गंदी बस्ती और तीसरी ओर पीत वर्ग के चीनियों की कोठरियां हैं। इस त्रिकोण के बीचों बीच त्रिभुजाकार जमीन का टुकड़ा है, जो दिन में तो और स्थानों की तरह सामान्य दिखाई देता है, किंतु शाम होने के बाद उसकी पूरी काया पलट हो जाती है। 8 बजते बजते सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के शटर गिर जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती है और रात का सन्नाटा पसर जाता है। कुछ एक पान सिगरेट की दुकानों को छोड़कर सभी कुछ अंधकार में विलीन हो जाता है। सड़कों पर केवल छाया और परछाइयां यदा कदा दिखाई दे जाती है। यदि कोई आगंतुक इस ओर आ भी जाता है तो कोशिश करता है कि जल्द से जल्द इस इलाके को पार कर ले। मैं ऐसे इलाके के पड़ोस में स्थित बोर्डिंग हाउस में कैसे आया, यह बताने का कोई फायदा नहीं। इतना कहना काफी है कि दिन के उजाले में मुझे ऐसा किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। दूसरे, मुझे मैस के ग्राउंड फ्लोर में एक बड़ा हवादार कमरा उचित किराए पर मिल रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ले लिया। यह तो मुझे बाद में पता लगा कि उन सड़कों पर हर महीने 2-3 कटी फटी लाशों का मिलना आम बात है, और यह कि सप्ताह में कम से कम एक बार पास पड़ोस में पुलिस का छापा पड़ना कोई विस्मय की बात नहीं है। लेकिन तब तक रहते हुए मुझे अपने कमरे से एक प्रकार का लगाव हो गया था, और अब बोरिया बिस्तर लेकर कहीं और जाने की मेरी इच्छा नहीं थी। दिन छिपे अक्सर मैं अपने कमरे में ही रहकर अपनी साहित्यिक गतिविधियों में तल्लीन रहता, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से भय का कोई कारण दिखाई नहीं देता था। मैस के प्रथम तल में कुल मिलाकर 5 कमरे थे। प्रत्येक में केवल एक व्यक्ति था। ये पांचों महानुभाव मध्य वय के थे, जिनके परिवार कलकत्ता से बाहर गांव या अन्य नगरों में थे। वे कलकत्ता में नौकरी करते थे। हर शनिवार की शाम को वे अपने घरों के लिए प्रस्थान कर जाया करते और सोमवार को अपने दफ्तर जाने के लिए हाजिर हो जाते। ये लोग एक लंबे अरसे से इस मैस में ही रहते आए थे। हाल ही में उनमें से एक सज्जन नौकरी से रिटायर होकर घर चले गए, तो वह खाली कमरा मुझे मिल गया। दफ्तर से आने के बाद ये सभी सज्जन एक जगह एकत्रित होकर जब पोकर या ब्रिज खेलते तो उनकी ऊंची आवाजों से मैस गूंजने लगता। अश्विनी बाबू ब्रिज में माहिर थे और उनके जोड़ीदार घनश्याम बाबू जब जब बाजी हार जाते तब हंगामा खड़ा कर देते। ठीक 9 बजे महाराज खाने का ऐलान करता तो सब खेल की बाजी भूलकर शांति से खाने की मेज पर बैठ जाते और खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों के लिए प्रस्थान कर जाते। मैस का यह क्रम बिना किसी परिवर्तन के बड़े आराम से चलता रहता था। मैं भी इस जीवन क्रम का एक भाग बन गया था। मकान मालिक अनुकूल बाबू का कमरा भी ग्राउंड फ्लोर पर था। वे पेशे से होम्योपैथ डॉक्टर थे। व्यवहार में सीधे साधे और मिलनसार सज्जन थे। संभवतः वे कुंवारे भी थे, क्योंकि उस घर में कोई परिवार था ही नहीं। वे किराएदारों की जरूरतों की देखभाल करते और दोनों समय खाने और नाश्ते का प्रबंध करते थे। यह सब वे बड़ी मुस्तैदी से पूरा करते थे। किसी तरह की कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं थी। महीने की पहली तारीख को 25 रुपए के भुगतान के बाद महीने भर किसी को भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रह जाती थी। डॉक्टर गरीब रोगियों में अपनी दवा के लिए काफी मशहूर थे। रोजाना सुबह और शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की कतार लग जाती थी। वे अपनी दवा के लिए बहुत ही मामूली फीस लेते थे। रोगी को देखने के लिए वो बहुत ही कम जाते थे और जाते भी थे तो उसकी फीस नहीं लेते थे। जल्द ही मैं भी उनका प्रशंसक बन गया।